हेलो स्टूडेंट। मैं साइंस 96 चैनल परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिए कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक विज्ञान की जिसका अध्याय है 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ये चैप्टर आपका समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो 2-3 टॉपिक और रहे हैं इसके अंदर। एक टॉपिक तो आपके सामने है वृक्काणु की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन, एक पादप उत्सर्जन, एक अपोहन प्रणाली। ठीक है ना। ये 3 टॉपिक रहे हैं। इन 3 टॉपिकों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। आपने चाहे अब तक कहीं से भी किसी प्रकार से समझा हो, परंतु आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं, वो सीधे आपके दिमाग में प्रवेश होने वाला है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ निर्देश हैं, तो उन निर्देशों को थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मेरी ये यानी जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो ये चैनल कुछ जो ये चैनल है ना, ये चैनल मैंने इस वजह से स्टार्ट किया है कि जो कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं उनको मैं बेहतर शिक्षा दे सकूं। जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं वो यानी अच्छी तरीका से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी डाउन है। ठीक है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप जितना हो सके इस चैनल को ऐसे ही छात्रों को शेयर करना और ऐसे ही छात्रों को इस चैनल के बारे में बतलाना जो कमजोर वर्ग से आते हैं, जो कहीं दूसरी जगह पर ट्यूशन नहीं कर सकते, जो यानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ करके अच्छा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ऐसे छात्रों को आप इस चैनल के बारे में बतला देना, मेरा यही आग्रह है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को जब शुरू से एंड तक देख लें आप, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है ना। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस चैनल पर पहली बार आया है, तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। ठीक है ना। ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि इस वीडियो के कंटेंट में कितना दम है। ठीक है। मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूं और आप किस हिसाब से समझते हो। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। क्वेश्चन है आपका एक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। वृक्काणु को हम इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है ना। तो वृक्काणु की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसकी रचना के बारे में बतलाइए और इसकी क्रिया विधि का वर्णन कीजिए कि इसके अंदर क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। तो देखिए मैंने वृक्काणु की रचना पहले से ही बना करके तैयार कर ली है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़े समय की बचत हो जाएगी, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है। तो देखिए आप जो ये देख रहे हैं, ये कप के आकार की जो आकृति जो ये आप देख रहे हैं, इसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले वृक्काणु की रचना की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। रचना में आपको इसी प्रकार से बताना है कि वृक्काणु की जो रचना है इसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, इनके बारे में बतलाना है। ठीक है ना। और क्रिया विधि में आपको बतलाना है कि इसके अंदर क्या कार्य होता है, किस काम आता है ये वृक्काणु। ठीक है। तो देखिए जो ये कप की जो आकृति आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनते जाना। बोमेन संपुट हो गया। अब ऐसे बोमेन संपुट में आप देख रहे हैं, ये जो ये बिंदी बिंदी से मैंने यहाँ पर अंकित की हैं, तो ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी रुधिर नलिकाएं होती हैं, जिनको हम केशिका गुच्छ या कोशिका गुच्छ बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको हम? केशिका। इनका नामकरण हम नीचे की तरफ कर लेते हैं। इनको बोलते हैं हम केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ। किनको बोलते हैं केशिका गुच्छ? जो बोमेन संपुट के अंदर जो ये रुधिर नलिकाएं होती हैं बहुत बारीक होती हैं। ठीक है ना। इनका कार्य होता है रुधिर को छानना। क्या कार्य होता है? रुधिर का छानने का कार्य करती है। तो ये छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है बहुत सारी होती है, असंख्य, तो इनको हम बोलते हैं केशिका गुच्छ। इतना आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने दो ये लाइन सी निकाली है, ये रुधिर धमनी है। क्या है? रुधिर धमनी। एक में से रुधिर आता है और एक में से रुधिर जाता है। यहाँ पर छनता है रुधिर, तो छनने के बाद यहाँ से वापस चला जाता है। तो जिससे रुधिर आता है उसको बोलते हैं हम अभिवाही धमनी। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनी।
ठीक है। तो रुधिर छनने के बाद इस नलिका से होता हुआ ये रुधिर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम अपवाही धमनी। अपवाही धमनी। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आप याद कर लेना, सरल है, कठिन नहीं है। ठीक है ना, इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए, जो ये बोमेन संपुट से जो आगे का जो ये भाग है, कुंडल जो भाग देख रहे हैं, इसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समीपस्थ। बोमेन संपुट के समीप है, इसलिए इसको बोलते हैं समीपस्थ। समीपस्थ कुंडलित नलिका। इतना कंप्लीट। अब ये समीपस्थ कुंडलित कुंडलित नलिका से जो आगे का जो आकार है, जिसको आप यू आकार में देख रहे हैं, ये यू आकार की जो नलिका है, इसको हम हेनले लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनले लूप। ठीक है, हेनले लूप की आकृति कैसी होती है? यू आकार की होती है। अब ये हेनले लूप से जो आगे का जो कुंडलित भाग आप फिर से देख रहे हैं, तो ये होगा दूरस्थ कुंडलित नलिका। बोमेन संपुट से दूर चला गया, बोमेन संपुट के नजदीक जो कुंडली है वो उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका, उससे अगला भाग हेनले लूप, उससे अगला भाग यानी बोमेन संपुट से दूर चला गया, तो इसको बोलते हैं हमें दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसका नामकरण मैं नीचे कर देता हूं। दूरस्थ कुंडलित नलिका। कंप्लीट हुआ। अब देखिए, इस दूरस्थ कुंडलित नलिका कहां पे खुल रही है? इस नलिका में खुल रही है। जो ये आप नलिका देख रहे हैं, इस नलिका को हम संग्राहक नलिका बोलते हैं। संग्राहक क्यों बोलते हैं? क्योंकि थोड़ा सा मैं अब देखिए इसकी क्रियाविधि का वर्णन बता देता हूं कि रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर आता है अविवाहित धमनी द्वारा। कहां पे आता है? बोमेन संपुट में, केशिका गुच्छ में। ठीक है, यहां से रुधिर छनता है, छनने के बाद अपवाही धमनी द्वारा चला जाता है, तो यहाँ पर कुछ लिक्विड बच जाता है। ठीक है ना, तो जो लिक्विड होता है उसके अंदर ग्लूकोज भी हो सकता होता है, अमीनो अम्ल भी होता है, लवण भी होता है, जल भी होता है। वो फिर यहाँ पर इस कुंडलित नलिका से होते हुए यहाँ पर आता है। तो ये जो कुंडलित जो नलिका आप देख रहे हैं, ये उस लिक्विड में से ग्लूकोज, लवण, जल की मात्रा, ठीक है ना, अमीनो अम्ल, इनको हटा देती हैं। ठीक है ना, और जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको इस संग्राहक नलिका में इकट्ठा कर दिया जाता है। जो ये संग्राहक नलिका है, ये फिर मूत्राशय में पहुंचा देती है, और मूत्राशय में पहुंचाकर फिर उस मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है, ये मूत्र को धारण करती है। ठीक है ना, संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका कंप्लीट। नलिका ऐसे। तो ये तो हो गई वृक्काणु की रचना। ऐसे ही आपको एक चित्र बना लेना है। चित्र बना करके आपको अविवाहित धमनी और अपवाहित धमनी, तो देखिए, अविवाहित धमनी और अपवाहित धमनी बना लेनी है, उनका नामकरण कर देना है। यहाँ पर केशिका गुच्छ बना देना है। ठीक है ना, जो केशिका गुच्छ है ना, तो देखिए, जो ये केशिका गुच्छ है, इसको हम हिंदी में केशिका गुच्छ बोलते हैं, परंतु इसको इंग्लिश में ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस इस नाम से भी परिचित हो लीजिए। ठीक है ना, केशिका गुच्छ का इंग्लिश नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, और ये आपका बोमेन संपुट है, जो कब के आके जो आकृति होती है उसको बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट से अगला जो कुंडलित भाग है उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका से जो अगला यू आकार की जो नलिका होती है उसको हम हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप से आगे की जो कुंडलित जो नलिका होती है उसको हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और दूरस्थ कुंडलित नलिका जिस नलिका में खुलती है उस नलिका को हम संग्राहक नलिका कहते हैं। ये तो हो गए रचना। अब क्रिया विधि समझिए। तो देखिए, अविवाही धमनी द्वारा
रक्त कहाँ आता है? बोमेन संपुट में आता है। बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस उसे रक्त का शुद्धिकरण करता है, यानी उस रक्त को छानता है। शुद्ध रक्त को अपवाही धमनी द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, ठीक है, इस प्रकार से पदार्थ रह जाते हैं। तो उन पदार्थों को अलग करने का कार्य इस कुंडलित नलिका का होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, हिनेले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका का होता है। ठीक है ना, इनको सोख लिया जाता है। यहाँ पर जो ये नलिका आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रुधिर नलिकाएं और होती हैं बारीक, ठीक है, वो मैंने बनाई नहीं है, आप इतना ही बनाना, ठीक है ना। वो उनको यानी जैसे ग्लूकोज है आपका, उसको यानी खींच लेंगे, उनको यानी क्या कर लेंगे, उनको खींच लेंगे अपने अंदर, ठीक है ना, उनको इनसे निकाल लेंगे, इस पदार्थ से, लिक्विड से। और लवण है उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो जल की मात्रा है, अब जल की मात्रा हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा काफी है तो जल की मात्रा कम निकाली जाएगी उस लिक्विड से। अगर जल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम है तो जल की मात्रा ज्यादा निकाल ली जाएगी, ठीक है ना। आगे समझ में। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी तो यानी टॉयलेट बहुत ज्यादा ही लगता है, कभी कभी टॉयलेट बहुत देर हो जाते लगता ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? अगर हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है तो एन जल की मात्रा कम निकाली जाएगी ऐसे लिक्विड से, ठीक है ना, और टॉयलेट ज्यादा लगेगा। और अगर मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा कम है तो यानी टॉयलेट कम लगेगा। तो उन अपशिष्ट अमीनो अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थों को फिर संग्राहक नलिका में इकट्ठा कर लिया जाता है और ये संग्राहक नलिका आगे जाके मूत्राशय में पहुंचा देती है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये होती है क्रियाविधि, ठीक है ना। और यही आपको लिखना है और मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। और चित्र बना लेना, जैसे मैंने बनाया है ना ऐसे ही बनाना। तो देखिए, वृक्काणु की रचना इस प्रकार से लिखनी है आपको, जो मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया था वो ही आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आ रहा क्या कि वृक्काणु नेफ्रॉन जो ये संरचना होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो इसके बारे में बता देता हूँ। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वृक्क होते हैं। क्या होते हैं? वृक्क, ठीक है ना, जिनको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। वृक्क को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा, ठीक है ना, पहचान लेना कि वृक्क को हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, वृक्क का दूसरा नाम गुर्दा होता है। तो वृक्क के अंदर ये जो वृक्काणु होते हैं ये असंख्य, असंख्य मतलब ये तो है नहीं कि जिनका अंत ही नहीं हो, यानी बहुत सारा, बहुत ज्यादा, लगभग 10 लाख के करीब एक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। अब ये वृक्काणु छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जब उनको जूम करके देखते हैं तो जो मैंने अभी चित्र बनाया था ऐसा नजर आती है, ठीक है ना। तो वृक्काणु की रचना यहाँ पर बताई जा रही है। तो वृक्काणु जो होते हैं ये वृक्क के अंदर उत्सर्जित पदार्थों को यानी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है बोर्ड में कि जो वृक्क होता है उसकी उत्सर्जित इकाई क्या है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब कि वृक्क के अंदर उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? उत्सर्जन मतलब उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कौन निकालता है? तो वो है आपका वृक्क, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आगे वो समझना, वृक्क की उत्सर्जित इकाई का नाम क्या है? वृक्काणु, नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए, वृक्काणु की संरचना के बारे में समझिए कि वृक्काणु में प्याले नुमा संरचना होती है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था। वृक्काणु में प्याले नुमा संरचना होती है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है ना। चित्र की छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए तभी आप इस संरचना को लिख पाओगे। बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। बोमेन संपुट में क्या होता है? रुधिर केशिकाएं, केशिका मतलब छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो रुधिर छानने का कार्य करती हैं, ठीक है। बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं इंग्लिश में। वैसे तो हम केशिका ही बोलते हैं, केशिका गुच्छ बोल सकते हैं, परंतु केशिका गुच्छ को हम इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, बोमेन संपुट से आगे का जो भाग होता है उसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं।
बोमेन संपुट से जो आगे का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और समीपस्थ कुंडलित नलिका का आगे का यू आकार का जो भाग होता है उसको हम हेनले लूप कहते हैं। क्या होता है वो? यू आकार का हेनले लूप होता है। कौन सा होता है? समीपस्थ कुंडलित जो नलिका है उससे आगे का जो भाग होता है यू आकार का, उसको हम हेनले लूप कहते हैं। तथा हेनले लूप से आगे का जो भाग है उसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो यू आकार का जो हेनले लूप है उससे जो आगे का जो भाग है ऊपर वाला, उसे हम क्या कहते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, जो संग्राहक नलिका में खुलती है। कहां पे खुलती है? संग्राहक नलिका में खुलती है। बस ये तो हो गई वृक्कणों की रचना। अब आप पढ़िए क्रियाविधि, ठीक है ना? क्रियाविधि भी मैं आपके लिए अभी अभी समझा दिया, तो उसी के बारे में आपके सामने लिखित में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए वृक्कणों की क्रियाविधि आपके सामने आ चुकी है। जैसा मैंने बताया था वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है ना? चित्र से ही समझना है, रटना नहीं है। चित्र की छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए और उसी के अनुसार आपको लिखते जाना है, ठीक है ना? तो देखिए अभिवाही धमनी द्वारा रुधिर बोमेन संपुट में आता है, ये बताया था, ठीक है ना? बोमेन संपुट में दो प्रकार धमनी होती है, एक तो अभिवाही धमनी और एक अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी से रुधिर आता है, अपवाही धमनी से रुधिर जाता है, ठीक है ना? तो अभिवाही धमनी द्वारा रुधिर बोमेन संपुट में आता है। बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ये तो इंग्लिश वर्ड है, यानी केसी का गुच्छ होता है, रुधिर केसी का गुच्छ होता है। वो क्या करता है? रुधिर का निस्यंदन करते हैं। निस्यंदन मतलब रुधिर को छानते हैं, निस्यंदन बोलते हैं छानना, ठीक है ना? तो बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस रुधिर का निस्यंदन करते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में, अब वो पहली बार ही तो छन रहा है वो रुधिर, ठीक है ना? तो प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल रह जाता है। क्या रह जाता है? ये पदार्थ रह जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल रह जाता है, ठीक है ना? तो जैसे जैसे मूत्र नलिका में आगे बढ़ता है, तो देखिए जैसे आप चाय छानते हैं तो चाय के साथ साथ कुछ चाय की जो पत्ती के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी छन करके चले जाते हैं नीचे। जब आप चाय पीते तो नीचे रह जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो क्या है? अपशिष्ट है। तो ऐसे ही इसमें होता है प्रारंभिक निस्यंदन में जो जैसे पदार्थ है ना, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, जल है, तो ये उसे में से रह जाते हैं। तो वो जो अपशिष्ट जो पदार्थ बचा है वो आपका कहलाएगा मूत्र, क्यों? उसमें से रक्त तो निकल गया, कुछ जल की मात्रा रह गई और जल की मात्रा में कुछ ये पदार्थ हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, ठीक है, और कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो रह जाते हैं, ठीक है ना? अब उसको बोलेंगे हम मूत्र। जैसे जैसे मूत्र नलिका में आगे बढ़ता है, जो वो नलिका है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, तो इस नलिका में वो बढ़ता है आगे, तो इन पदार्थों का पुनरा अवशोषण हो जाता है, यानी इन पदार्थों को अवशोषण कर लिया जाता है दोबारा से, ठीक है ना? इसलिए दोबारा से जब अवशोषण किया जाता है तो उसको बोलते हैं पुनरावशोषण। तो इन पदार्थों का पुनरावशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जल की जो मात्रा का जो पुनरावशोषण करना है, कि कितना जल अवशोषण करना है, कितना नहीं करना है, ये किस पर निर्भर करता है? एक तो शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर शरीर में जल की मात्रा ज्यादा है तो यानी जल वहां से अवशोषण बहुत कम किया जाएगा, अगर जल की मात्रा कम है ज्यादा अवशोषण किया जाएगा, ठीक है ना? और देखिए इस पर भी निर्भर करता है कि कितना विलेय अपशिष्ट उत्सर्जित करना है, और ये भी निर्धारित करता है, इस पर निर्धारित करता है कि जल की जो मात्रा है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है, कितने अपशिष्ट पदार्थ घोलने हैं, कितने नहीं घोलने हैं। ज्यादा घोलने हैं तो जल की मात्रा ज्यादा चाहिए, ठीक है ना? तो जब ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ घोलने हैं तो जल की मात्रा ज्यादा चाहिए और जल का अवशोषण कम किया जाएगा। अगर अपशिष्ट पदार्थ कम है और कम घोलने हैं, ठीक है ना, तो जल की मात्रा कम चाहिए, तो जल के मात्रा जब कम चाहिएगी तो जल का अवशोषण ज्यादा कर लिया जाएगा। तो कितना विलेय अवशेष उत्सर्जित करना है इन दो बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना? और जो शेष बचा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको कहाँ भेज दिया जाता है? संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। और संग्राहक नलिका क्या करती है? उसको मूत्राशय में पहुंचा देती है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना? तो ये प्रक्रिया होती है किसके अंदर? वृक्काणु की क्रियाविधि के अंदर, ठीक, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो अभी हमने
व्याकरणों की जो क्रिया विधि पढ़ी थी वहीं से ही क्वेश्चन बना है आपका ये कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, यानी मूत्र जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका नियम किस पर आधारित होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे शरीर जो हमने एंड में जो लास्ट 2 लाइन लिखी थी ना वही आपका इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन हमारे शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि जो विलेय अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ हैं, ठीक है ना, कि कितना विलेय उत्सर्जित पदार्थ अपशिष्ट जो पदार्थ है वो उत्सर्जित करने हैं। नहीं आया समझ में? तो देखिए कितने विलेय अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ करने हैं, आया समझ में? यानी इस बात पर निर्भर करता है कि पहली बात तो है कि हमारे शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर, दूसरी बात कि कितना अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करना है। आगे समझ में? तो यही इसका आंसर है, तो यही आपको लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय अपशिष्ट उत्सर्जित करना है, पर निर्भर करता है। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करता है तथा कितना विलेय अपशिष्ट उत्सर्जित करना है, यानी कितना विलेय अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना है, उत्सर्जित करना है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, मूत्र बनने की मात्रा का नियम कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? क्या अपशिष्ट पदार्थ जंतुओं में या मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं? नहीं, पादपों में भी होते हैं। ठीक है ना, तो जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, तो इनके बारे में आपको बतलाना है। ठीक है ना, तो पहले तो जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए ध्यानपूर्वक। तो देखिए आपने ये तो सुना है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उस समय ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो पादपों के लिए वो ऑक्सीजन वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? वो अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना, तो अपशिष्ट पदार्थ उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है रंध्रों के माध्यम से। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। एक अपशिष्ट पदार्थ निकल गया। दूसरी बात तो देखिए पादपों में अगर जल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो जल भी एक क्या कहलाएगा, एक अपशिष्ट पदार्थ ही कहलाएगा, उत्सर्जित पदार्थ कहलाएगा। तो उस जल की मात्रा को बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, 2 कारण हो गए। तीसरी बात, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनको कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जो ये पौधे पत्तियों में पहुंचा देते हैं। कहां पहुंचा देते हैं? पत्तियों में पहुंचा देते हैं। और पत्तियों में पहुंचाने के बाद जब उसमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाती है पत्तियों में, तो पत्तियों को रंग पीला पड़ जाता है, वो झड़ करके दूर हो जाती हैं। तो पत्तियों में पहुंचा करके भी अलग कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पादप क्या करते हैं, जो कोशिकाओं की जो रिक्तियां होती हैं, जो खाली जगह होती हैं, उसमें पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना, और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जैसे रेजिन है, गोंद है, ऐसे अपशिष्ट वो रेजिन गोंद के रूप में पुराने जाइलम में पहुंचा दिया जाता है। पुराने जाइलम मतलब
यानी मृत काष्ठ में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम 2024 में भी आया था कि रेजिन तथा गोंद कहां पर संचित रहता है। कहां पर रहता है? पादप के यानी मृत काष्ठ में, या फिर आप बोल सकते हैं पुराने जाइलम में। ठीक है ना। कंप्लीट इतना। और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पादप क्या करते हैं, जो पादप की जो जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा दूर कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है पादप के अंदर। तो ये सभी पॉइंट आपको लिख देने हैं, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूं, अभी आने वाला है आपके सामने, याद कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने आ चुका है। जो मैंने बताया था वो ही आपको लिख देना है। ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिख देना है और याद कर लेना है। ठीक है ना। याद कैसे करेंगे? पेड़ की छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए। जहां जहां से वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है उनके बारे में क्रम से आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखिए पहले पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण से ही तो उत्पन्न होती है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद है जिसको रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, पहला कार्य हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। दूसरा, अगर पेड़ के अंदर जल की मात्रा ज्यादा है तो देखिए अतिरिक्त जल को बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर पादप के अंदर जल की मात्रा अधिक है तो उसको बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा रंध्रों के द्वारा ही। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों में पहुंचा दिया जाता है। कहां पहुंचा दिया जाता है? पत्तियों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे पत्तियों का क्षय करके यानी पत्तियों को अलग करके छुटकारा पाया जाता है। ठीक है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, तो अलग हो गया अपशिष्ट पदार्थ। चौथा, कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में, रेजिन जानते हो, पादप में से आपने एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलते हुए देखा हुआ, और गोंद थोड़ा यानी ठोस होता है। तो रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम यानी मृत काष्ठ में संचित रहते हैं। तो ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में कहाँ संचित रहते हैं? यानी मृत काष्ठ में बोल लो या फिर पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जड़ों के द्वारा मिट्टी में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जड़ें उत्सर्जित कर देंगे किसमें? मिट्टी में। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर से एक टॉपिक रह गया है अपोहन, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है ना। और कमज़ोर छात्रों को भूलना नहीं, कमज़ोर छात्रों को इस चैनल के बारे में अवगत जरूर करा देना। ठीक है ना। उनको मोटिवेट कीजिए, कमज़ोर छात्रों को। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।